अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। मैं हूं अज़हर अली। कल जो इमरान खान ने जो चिश्तियाँ में जलसा किया, इमरान खान साहब का चिश्तियाँ का जो जलसा है वो चिश्तियाँ की तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा था। इस जलसे में इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास नुमाइंदे ने भी शिरकत की और वो हैं जी एजाज़ुल हक साहब। एजाज़ुल हक साहब जनरल ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं। वहाँ पे उन्होंने भी एक छोटी सी तकरीर की और वो तकरीर बहुत ही अहम थी। उन्होंने कहा कि अब हम इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्होंने कहा कि हम इस कश्ती में सवार हैं, यानी पीटीआई और इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कहा। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इकबाल शाह साहब। तो इकबाल साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब, चंद रोज़ पहले तो लोग ये बातें कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है इख्तलाफात हैं। कल जो एजाज़ुल हक ने तकरीर की, क्या एजाज़ुल हक की तकरीर के बाद आपको लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किसी बात को समझने के लिए उस आदमी का, जिस आदमी ने वो बात की हो, उसका किरदार और माजी का किरदार, माजी के किरदार को देखकर आप हाल के बारे में उसकी गुफ्तगू पे अंदाज़ा कायम कर सकते हैं ये आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये अपने अल्फाज का पास करेगा या नहीं। तो जनाब अज़हर साहब, आपने बात की एजाज़ुल हक की कि हम इस कश्ती में हैं और हम इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे जी। तो बात इतनी सी है कि एजाज़ुल हक की अपनी कश्ती तो जेड लीग थी, वो क्यों डूब गई? अगर एजाज़ुल हक में इतनी काबिलियत होती कि वो किसी दूसरे की डूबती हुई कश्ती को बचा सकते, पार लगा सकते, तो वो उनकी अपनी कश्ती बार बार क्यों डूबती? तो ये बात जो है ना, ये सबसे पहले समझने वाली बात है कि उनकी अपनी कश्ती तो डूब चुकी है और अब वो धर धर पे फिर रहे हैं। वो जैसे कहते हैं, और हमारे पंजाबी में एक मिसाल है, अब आते हैं भी इस्टेब्लिशमेंट में तल्लुकात अच्छे बुरे, ये सारी चीज़ें वक़्त के साथ साथ चलती रहती हैं। इमरान खान तो वहाँ रोना रोते रहे कि मेरी सूबाई हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है, मेरी सूबाई हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। वो जिसकी हुकूमत गिर रही है वो कहता है कि मेरी सूबाई हुकूमत गिर रही है, मेरी सूबाई हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। वो परेशान है और एजाज़ुल हक कहता है कि मैं इस कश्ती में हूँ और ये कश्ती नहीं डूबेगी। ये वही एजाज़ुल हक है जिसने अक्टूबर 2005 में फोर्डाबास में तहसील नाज़म का इलेक्शन था। तो ये एजाज़ुल हक जब वहाँ अरशद लीडर के डेरे पे आया, इसने देखा कि अरशद के साथ 12 नायब नाज़म और 125 से ज़्यादा कौंसलर हैं। तो जाहिर सी बात है कि वोट तो अरशद के पास ज़्यादा हैं, ये इलेक्शन जीत जाएगा। सूबाई हुकूमत उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब की थी। तो परवेज़ इलाही इरफान शौकत को जितवाना चाह रहे थे और जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, ज़िले पुलिस है, शेख उमर साहब DPO थे, वो सारे इस तगोदो में थे और वो हर जुल्म कर रहे थे कि इरफान शौकत को हमने जितवाना। अब जब एजाज़ुल हक ने ये देखा कि इतने वोट इसके पास हैं, तो ये तो वोटों से जीता हुआ, और जैसे कल बढ़ के लगाई वैसे ही उसने बढ़ के उस वक्त भी लगाई। आप अभी भी आज भी लोगों से उसकी तकरीर का वो रिकॉर्डिंग मंगवाएं या एजाज़ुल हक को या उसके किसी पैरोकार को मेरे सामने बिठाएं और कुरान पाक हमारे सरों पे रखें। इस झूठे मुनाफिक आदमी की आप बात करते हैं। इसने वहां ये बात की, कौन गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट हूं। एट दैट टाइम ही वाज फेडरल मिनिस्टर, ये वफाकी वजीर था। इसने कहा मैं वफाकी वजीर हूं, मेरी हुकूमत है और मैं जा रहा हूं मंडे को या ट्यूसडे को परवेज़ मुशर्रफ से मेरी मीटिंग है और फोर्डाबास का तहसील नाज़म का हल्का ओपन हो जाएगा। और जैसे आप जैसे बच्चों ने कल इसकी बात पे यकीन किया, वैसे ही फोर्डाबास के सादा लो अफराद ने उस वक्त इसकी बात पे यकीन किया और मैंने उनसे उस वक्त गुजारिश की थी कि इस जैसा झूठा मुनाफिक फरेबी आदमी नहीं है, तो आप हालात को मद्देनज़र रख के बेहतर फैसला करें।
लेकिन लोग इसके बहकावे में आ गए और फिर इस ग्रुप के लोगों पे पर्चे हुए, इन्हें एजेंसियों ने उठा लिया, किसी पे जना का पर्चा दिया गया, किसी पे कोई दिया गया, किसी पे फायरिंग की गई, काउंसलर अगवा करवाए गए और जो कुछ हुआ आप जाके फोर्डाबास में आज भी लोगों से पूछ सकते हैं, बहुत से लोग आज भी ऐनी शाहिद हैं। और ये पिंडी जाके घर में छुप गया, 4 दिन फोर्डाबास में लोग इससे राब्ता करते रहे और इसका किसी से राब्ता नहीं हुआ। तो आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये किसी को बचाएगा या इसकी बात का वजन है? नहीं, आदमी किरदार से पहचाना जाता और जो साहिब किरदार होते हैं वो अपने अल्फाज का पास करते हैं। और ये इतना बेशर्म और ढीठ निकला कि चलो कम अज कम कुछ ना करता, वफाकी वजारत छोड़ देता। ये किसकी नुमाइंदगी कर रहा था? या ये कह दे कि जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ। बातें दो ही हैं, या तो ये आज भी और या इसके जो चापलूस हैं वो कह दें कि जो हुआ ठीक हुआ, चलो मैं कह दूंगा भी ठीक है जी, ये इसका ये मौकफ है। किसने ये कहा था कि मैं फेडरल मिनिस्टर हूं, मैं हुकूमत हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो? बल्कि मुझे अल्फाज याद हैं, इसने कहा था 6 अक्टूबर 2005 को मैं शेख उमर डीपीओ को नौकरी से निकाल दूंगा। तो वो शेख उमर साहब तो अभी तक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हैं और वो बेशर्मी से फिर कल वो वहां बढ़के लगाने गया हुआ था। अब आपने वो बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है। जी जी, सबसे पहले तो बात यह है कि आदमी को किसी सहारे की तलाश में नहीं रहना चाहिए। खेलो तूफान की मौजों से, खेलो तूफान की मौजों से, किनारों से नहीं। मंजिलें मिलती हैं हिम्मतों से, सहारों से नहीं। लेकिन जो लोग किसी की गोद में पल के जवान हुए हों, जिन्हें पता हो कि हमें गोद में लाने वालों ने इक़्तिदार पे बिठाया था, वो बार बार उसी तरफ देखते हैं। वो एक पंजाबी का शेर है, जेड़े मुड कदीम तो खेड़े, जेड़े मुड कदीम तो खेड़े, कदे रांझे ना होए। अब कुछ दिन पहले इमरान खान ने बयान दिया, नवंबर में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है जी जी, कि जी कोई हम जरदारी या नवाज शरीफ के मशवरे से नहीं, बल्कि जो मुहिब्बे वतन जनरल होगा और जो तगड़ा होगा वो चीफ बनाया जाए। तो इसका मतलब है कि इमरान खान के अल्फाज के मुताबिक या पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक फौज में कुछ गैर मुहिब्बे वतन जनरल हैं और कुछ मुहिब्बे वतन जनरल हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को ये आगाही हो जाती कि वो एक लिस्ट शाये कर देते कि उनके मुताबिक ये जो जनरल हैं ये मुहिब्बे वतन हैं और ये जो हैं ये गैर मुहिब्बे वतन हैं। वो उन बातों के आदी हो चुके हैं, उनके नज़दीक वही मुहिब्बे वतन है जिसने 2014 का धरना दिलवाया था, जिसने 2016 में धरना दिलवाया था और अब जो पीटीआई के जलसों में सबसे आगे होता है, उनके नज़दीक सिर्फ वही मुहिब्बे वतन है। और बारहा इमरान खान ये कह चुका है कि मैं साबिक DGISI को कायम रखना चाहता था। जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने नया DGISI तैनात किया। अगर पुराना DGISI होता तो मेरी हुकूमत बात जाती। इसका मतलब इनडायरेक्ट नहीं बल्कि वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत बनाई हुई थी उनकी और जो हुकूमत बचाई गई थी वो पुराने DGISI की थी, ना आवाम के वोटों की थी ना मेंबरों के वोटों की थी। और अब भी वो उसी तरफ सहारों की तरफ देख रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए पहले साकिब निसार, शेख अजमत सईद, उमर अता बंदयाल, आसफ सईद खोसा और इजाजुल हसन, उनमें से कुछ घर जा चुके हैं और मेरा ख्याल है कि फरवरी में उमर अता बंदयाल वो भी घर फारिग होके जाने वाला है। फिर ये जो केसेस में रिलीफ मिलता है ना कि जी ये 2 जज उमर अता बंदयाल और इजाजुल हसन बैठ के इमरान खान हर मामले में बेगुनाह, हर मामले में बेगुनाह, ठीक है ना, ये सिलसिला नहीं चलेगा। आप सिर्फ जनवरी का इंतजार कर ले। बाकी फौज में मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी 7 लाख या 7.5 लाख जवान अफसर, सीनियर अफसर, वो सब के सब मुहिब्बे वतन हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी सीनियर
लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे 5-10, उनमें से ही कोई ना कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होगा। और कोई भी आर्मी चीफ तैनात होने से पहले एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि वो 30 साल पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुका होता है। तो हमारी नज़र में तो सब के सब मुहिब्बे वतन हैं। आपकी नज़र में, इमरान खान की नज़र में हो सकता है कोई गैर मुहिब्बे वतन हो, तो वो उसका नाम ले और बताएं कि ये वो ऐसे गैर मुहिब्बे वतन है। अल्लाह हाफ़िज़। तो आपने इकबाल साहब का तजज़िया सुना।